बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। हमारे एक्सप्रेसो के ब्रांड न्यू एपिसोड को देखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हो सकता है आपकी सुबह हो गई हो सकता है आपकी सुबह होने वाली हो। दोनों सूरतों में हम आपको बेस्ट ऑफ लक भी कहते हैं, खुश आमदीद भी कहते हैं और आने वाले दिन के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस भी हैं। इस वक्त लाहौर का मौसम बड़ा खुशगवार है। हम चूँकि लाहौर से मुखातिब हैं इसलिए हम लाहौर की बात कर रहे हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी है और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद मज़ीद बारिश भी हो जाए और आज 40 से 60% इलाकों में बारिश का इम्कान है। वैसे आज पर गूगल सर्च में आपको बता रहा हूँ जो मेट फोरकास्ट है उसके मुताबिक। सो अल्लाह करे खैर की हो, चूँकि लाहौर में जब भी बारिश होती है हम परेशान हो जाते हैं ना, खैर की होनी चाहिए, उसका होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ वी हैव अ लॉट टू शेयर। आज बरतानिया में आपको मालूम है कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात का ऐलान किया गया था। उसके लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद जो नताइज का सिलसिला इस वक्त वो शुरू हो गया है। जो एग्जिट पोल है वो भी जारी किए गए हैं जिसमें लेबर पार्टी को बर्तरी हासिल है और ये बर्तरी छोटी मोटी बर्तरी नहीं है, ये मे भी एक हिस्टोरिक विन होगा उनके लिए। हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 नशिस्तें मजमूई तौर पर, इसमें जो 543 नशिस्तें हैं वो इंग्लैंड में हैं, जबकि 57 नशिस्तें स्कॉटलैंड में हैं, 32 वेल्स के अंदर हैं और शिमाली आयरलैंड के अंदर इसी तरह 18 नशिस्तें मौजूद हैं जहां तकरीबन 5 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जो कि अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं, कर चुके हैं इनफैक्ट। और हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात को 326 नशिस्तें चाहिए, 326 का नंबर दरकार है। और अगर हम मजमूई तौर पर इस वक्त बरतानिया में मौजूदा स्ट्रक्चर की बात करें तो बरतानिया में हुकूमत 5 साल के लिए कंजर्वेटिव दिसंबर 2019 में इक़्तिदार में आई थी कंजर्वेटिव पार्टी और उसके बाद अब उसका इक़्तिदार खत्म होता नजर आता है। हमारे साथ इस वक्त सीनियर तज़कियाकार खालिद क़य्यूम साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ के अंदर। उनसे हमने उनको दावत तो मकामी जो सियासत है उस पर बात करने के लिए दी थी, लेकिन थोड़ा सा हम इस पर भी बात कर लेते हैं जो कि बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की बरतानिया के अंदर है और ज़ाहिर बात है बरतानवी सियासत का, अमरीकी सियासत का इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आता है। अब तो ज़रा इस हवाले से भी बात कर लेते हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। सुबह खैर आपको। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये डेवलपमेंट कैसी है आपके ख्याल में? ये जो कंजर्वेटिव पार्टी को सिर्फ शिकस्त नहीं हुई, बहुत बड़ी और बहुत बुरी शिकस्त हुई है और लेबर पार्टी जीती है। आपने विक्ट्री स्पीच भी सुनी है, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? देखिए, ये कंजर्वेटिव पार्टी जो है इसको कबल वक्त इंतखाबात जो हैं वो बड़े महंगे पड़ गए और बड़ा एक झटका लगा है और 14 साल बाद जो है उनका जो इक़्तिदार है वो ख़त्म हुआ है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी तब्दीली भी आई है। तब्दीली ये आई है कि बरतानिया के अंदर जो है वो एक भारी मैंडेट के साथ एक हुकूमत जो है वो कायम होगी और यकीनन इससे फिर जो है वो एक मुस्तहकम हुकूमत वजूद में आएगी और इस वक्त इससे जो बरतानिया को जो मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं उन चैलेंजेस को पर काबू पाने में जो है वो एक मुस्तहकम हुकूमत जो है वो अपना किरदार अदा कर सकती है। आपने देखा कि भारतीय इंतखाबात में जो नताइज आए, जो नरेंद्र मोदी की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे 400 से अब की बार 400 पार, तो उसकी जब नताइज आए तो नफी हुई और उसके नतीजे में जो नरेंद्र मोदी की पार्टी है वो सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही और जब ये नताइज आना शुरू हुए तो उसके साथ ही जो स्टॉक मार्केट थी इंडिया की वो क्रैश हो गई और इससे एक मैसेज गया कि इस कमज़ोर हुकूमत के नतीजे में भारत के जो मुआशी चैलेंजेस हैं वो बढ़ सकते हैं, भारत को मुआशी तौर पर नुकसान हो सकता है क्योंकि जो इत्तेहादी जमातें हैं जिस तरह का माहौल हमने पाकिस्तान में भी देखा वो अपने मुतालबात जो हैं उनको मनवाने के लिए हुकूमत पर दबाव जो है वो बढ़ा सकती हैं जिससे जो पॉलिसियाँ हैं ख़ास तौर पर जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं उन पर अमल दरामद में हुकूमतों को जो है वो फिर ये कह सकते हैं कि इसका महवर मरकज़ इस वक्त महज मुआशी पॉलिसियाँ ही हैं या फॉरेन पॉलिसी के ग्राउंड के ऊपर भी जो कंजर्वेटिव पार्टी की अप्रोच रही है, खासतौर पे फ़लस्तीन के मामले पे बड़े एहतजाज हुए, वहाँ पे लंदन में बहुत बड़े बड़े एहतजाजी मुजाहरे हुए, लेकिन खातिर खा रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी अपनी आवाम को और ह्यूमन राइट्स की चूँकि बहुत बात करती हैं हुकूमतें, तो इसका भी एक नुकसान हुआ है ऋषि सोनक इन कंपनी का। देखिए, इन इंतखाबात के अंदर आप सिर्फ यही नहीं कह सकते कि सिर्फ मुआशी चैलेंजेस जो हैं वो असरअंदाज हुए हैं, बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर और अंदरूनी तौर पर जो हुकूमत की पॉलिसियाँ थी वो उन पॉलिसियों के जो हैं वो असरात भी नताइज पर पड़े हैं। और यकीनन आपने देखा कि बरतानिया के अंदर जो है वो फ़लस्तीन की हमायत में बड़े बड़े जुलूस और बड़ी बड़ी रैलियां और बड़े प्रोटेस्ट जो है वो सामने आए, लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन इसका भी जो है मैं समझता हूँ कि एक असर हुआ है। जिस तरह भारत के अंदर जो है आपने देखा कि माइनॉरिटीज
पार्टीज़ के साथ और ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत का जो सलूक था, जो ज़्यादतियाँ थी, जो जुल्म थे, उस पर फिर रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने माइनॉरिटीज़ ने खुलकर जो है और मुसलमानों ने वोट जो है उसमें कांग्रेस को जो है वो तो हम इस हद तक ज़रूर ये बात कर सकते हैं कि अगर हम इससे ये कहें कि फ़लस्तीनियों की जदोजहद का कोई असर नहीं हो रहा था, तो ऐसा नहीं है। फ़लस्तीनियों की जो कुर्बानियाँ हैं, जदोजहद है, उसका असर हुआ है और उसका पेशखेमा एक बड़ी तब्दीली आप देखते हैं बरतानिया के अंदर, जो कि बड़ा अहम मुल्क है। अगर हम अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करें या इस वर्ल्ड जो पावर स्ट्रक्चर है इसकी हम बात करें, तो बहुत बड़ी तब्दीली और बहुत बड़ा धचका है। और अब मुझे लगता है कि जो बाइडन एंड ऑल, क्योंकि आगे अमेरिका में भी इंतखाब होने हैं, हम सबको ये सोचना पड़ेगा। इंडिया की आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। क्या तब्दीलियां करनी चाहिए लेबर पार्टी को आके हुकूमत के बाद? कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं अगर वो करें तो उससे ये जो कम अज़ कम बैकलॉग है ये भी ख़त्म होगा और अवामी मकबूलियत में इजाफा होगा या आवाम को तक़वियत मिलेगी? क्योंकि लोग बहरहाल बरतानिया में भी अब बहुत परेशान है इसमें। कुछ देखिए, वहाँ बरतानिया के अंदर भी सबसे बड़ा मसला जो है वो इस वक्त हमें तो यहाँ बैठ कर जो है वो महंगाई, आप रोज़गारी और मुआशी मसाइल जो हैं हमारे वो ज़्यादा लगते हैं। बरतानिया के अंदर भी इस वक्त जो है इसी तरह के मसाइल का सामना है। वहाँ महंगाई से लोग मुतासर हो रहे हैं, वहाँ रोज़गार के मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो इक़दाम उठाना होगा नई हुकूमत को, वो मुआशी जो चैलेंजेस हैं उन पर काबू पाने के लिए जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं, ऐसी मुआशी पॉलिसियाँ बनाना होंगी जिससे वहाँ आम आदमी को, बरतानवी शहरियों को जो है वो रिलीफ जो है वो मिल सके और उनको जो ख़ास तौर पर आप जानते हैं कि वहाँ पर जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ का एक निज़ाम है उसमें दरार नहीं आनी चाहिए, उसको वहाँ पर मजबूत होना चाहिए। ठीक है, समाजी निज़ाम ठीक होना चाहिए। और दूसरी जानिब जो कंजर्वेटिव पार्टी है, इसमें आप क्या समझते हैं? इनको अपना जो मजमूई तौर पे स्ट्रक्चर है या जो वर्किंग सॉर्ट ऑफ एक मयार है काम करने का, उसके ऊपर क्या तवज्जो देनी होगी जिससे अपने आने वाले अमल के अंदर, इंतखाबी अमल के अंदर ये बेहतरी ला सके? देखिए, जो उन्होंने शिकस्त तस्लीम की है उसमें वाज़ेह किया है कि जो उनसे गलतियाँ और कोताहियाँ हुई हैं उन पर वो काबू पाने की कोशिश करेंगे। और एक तो आपने देखा कि जब हम इंडिया के इंतखाबात देखते हैं, बरतानिया में इंतखाबात देखते हैं, दीगर ममालिक में देखते हैं, तो हमें फौरी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात होते हैं वो सामने जो हैं वो नज़र आ जाते हैं। हमें फौरी तौर पर हम अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखना शुरू कर देते हैं और मुआजना शुरू कर देते हैं। और हमारी सियासी जमातों का जो रवैया होता है इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के बाद, हम उस पर भी देखते हैं। लेकिन आपने देखा कि वहाँ पर नताइज को तस्लीम किया गया, यहाँ पे ये नहीं होता। किसी तरफ से कोई इल्जाम हम अपनी फेवर में बरतानिया के निज़ाम और किसी तरफ से भी वहाँ इलेक्शन का जो निज़ाम है उसको टारगेट किया गया। चलिए जी, हम क्योंकि बात करें बरतानवी इंतखाबात के हवाले से, थोड़ा सा आपको बताएं कि इस वक्त आपसे कुछ देर पहले सर रोडनी स्टामा जो कि एक्सपेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं बरतानिया के, उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच डिलीवर की है जिसपे उन्होंने बाकायदा तौर पर एक तो आवाम का, अपने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया है और उसके साथ साथ उन्होंने चेंज की बात की। उन्होंने कहा कि हम रिचर करेंगे, तब्दीली लाएंगे। यू रिमेंबर तब्दीली, डियर पाकिस्तानीज़, आपको तो याद ही होगा। उन्होंने भी कहा हम तब्दीली लाएंगे, लेकिन ये तब्दीली ओवरनाइट नहीं होगी। कोई 90 दिन का, 100 दिन का, 200 दिन का टाइम उन्होंने नहीं दिया है। और उन्होंने कहा है कि हम वक्त लेंगे, लेकिन हम ओवरनाइट तब्दीली तो नहीं कर सकते। विद द टाइम चेंज लेकर आएंगे और रीबिल्ड करेंगे जो चीज़ें डैमेज हुई हैं मुल्क के अंदर। जाहिर बात है, इन्फ्लेशन के मसाइल हैं, महंगाई है, माशी मसाइल हैं, फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर कुछ चीज़ें हैं जिसका नुकसान उठाना पड़ा है कंजर्वेटिव पार्टी को। 2 सितंबर 1962 को पैदा हुए, बतौर कानूनदान अपना करियर लेकर चले, प्रोफेशन और पेशे के लिहाज से कानूनदान है और 2020 से लेकर अब तक लेबर पार्टी के सरबराह भी हैं, ओपोजिशन लीडर भी हैं। और अब सर के स्टामा, उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो एक्सपेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं इस इंतखाब के जीतने के बाद। और हमने इससे पहले भी आपको आगाह किया कि बहुत भारी नंबर से लेबर पार्टी इस वक्त हुकूमत में आई है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अब उनके फैसले कैसे होते हैं। खैर, हम इस पे बात करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट थी, तो हमारी ज़्यादा गुफ्तगू का हिस्सा उस तरफ चला गया। कुछ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ है यहाँ पे, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, अहम जमातें हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है या सबसे ज़्यादा फोकस्ड है जिस खबर के ऊपर हमारा मीडिया भी और सारे लोग लिखने और देखने वाले, वो हैं तहरीक इंसाफ के अंदर जो धड़ेबंदियाँ हैं। इस पर बहुत बात हो रही है। क्या वाकई तहरीक इंसाफ इस वक्त 2 ग्रुप्स में तकसीम है और क्या ये 2 ग्रुप्स की तकसीम पार्टी को वाकई नुकसान दे रही है? हमें तो ज़ाती तौर पर ये लगता है कि ये 1% सेंट्रिक पार्टी है। 2 धड़े हों या 200 धड़े हों, शायद उस तरीके से वोटर डैमेज नहीं होता इसका। लेकिन इस वक्त ये जो दोनों धड़े हैं, एक सीनियर्स एंड देन
कंपैरेटिवली जूनियर्स इन तहरीक इंसाफ, वो ये दावा करें कि इनको बानी तहरीक इंसाफ का आशीर्वाद हासिल है, दोनों चेयरमैन के आशीर्वाद से काम करें। सो इस मीडिया स्ट्रैटेजी ये भी तो हो सकता है कि दो हिस्से काम कर रहे हो। लेकिन इसी सब पे हमने बात करनी है। कल दोनों धड़े पहुंचे मिलने के लिए, उमर अयूब साहब भी और शानदाना गुलजार साहिबा भी, दोनों तरफ से, लेकिन दोनों को मिलने नहीं दिया गया बकौल उनके। उमर अयूब साहब ने कहा कि हमसे कल कलामी भी हुई और इनफैक्ट हमने देखा भी वहाँ पे, मीडिया के कैमरों ने भी दिखाया। सो इस वक्त देखना ये है कि इस सूरत हाल क्यों बिल्ड हो रही है। वक्त को ज़ाया किए बगैर हम जरा दोबारा खालिद साहब से इस पर भी तजिया ले लेते हैं। खालिद साहब, ये बड़ा अहम मरहला है एक पार्टी के अंदर, जब लीडरशिप जेल में होती है उस वक्त पार्टी का कहते हैं कि असल रंग सामने आता है कि पार्टी कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, इसमें कितने सिंसियर, कितने कमिटेड लोग हैं। क्या तहरीक इंसाफ इस इम्तहान के ऊपर पूरी उतर रही है या आपके ख्याल में नहीं, ये जो तकसीम है ये बहुत डैमेज करेगी पार्टी को? इस पर क्या ठीक है आपका? देखिए, आपने दुरुस्त फरमाया कि जब लीडरशिप जेल में हो या लीडरशिप मुल्क से बाहर हो, जला वतन हो, तो फिर पार्टी के अंदर इस तरह के जो मसाइल हैं वो आते हैं। हमने माजी में भी देखा कि पीपल्स पार्टी जो है वो उसको भी इस तरह के बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जलावतनी में इस तरह के मसाइल का सामना रहा, वहाँ पर भी दड़ेबंदियाँ रहीं। फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है जब जेल में थी तो उस वक्त भी इस तरह के मसाइल हुए, लेकिन उसमें ये था कई धड़े थे, बड़े टोले, एक 4 का टोला था उस वक्त बड़ा मशहूर हुआ पीपल्स पार्टी के अंदर। तो उससे जो पार्टी क़यादत थी, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, उन पर सारे दड़े मुतफिक थे। और यही सूरत हाल इस वक्त जो है आपको नजर आ रही होगी कि तमाम जो दड़े हैं, दड़ों का तो हिसाब नहीं पीटीआई के अंदर कितने दड़े हैं, और ये आज से नहीं, ये तो हुकूमत में आने से पहले, हुकूमत के दौरान और हुकूमत के बाद अब तक जो हैं ये दड़ेबंदियाँ पीटीआई का हिस्सा हैं। लेकिन तमाम जो दड़े हैं उनका बानी पीटीआई जो हैं उनकी क़यादत पर सबका इत्तेफाक है। बानी पीटीआई का किस पे इत्तेमाद है? अब बानी पीटीआई मैं समझता हूं कि जो अब उनका जो तर्ज सियासत हमने देखा है तो वो तो इस तरह की जो पार्टी के अंदर दड़ेबंदी हमेशा से रही है, उसको जो है वो सबके साथ ही जो है वो हमें नज़र आते हैं। तो इस वक्त भी हमें मौजूदा क़यादत के साथ भी वो खुद नज़र आ रहे हैं और सरपरस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो दूसरा दड़ा है उसके साथ भी बानी पीटीआई। इस क्यास के बारे में खालिद साहब बताएं ना, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप सीनियर हैं इस मामले में, तजर्बा है आपका और खबर भी आपके पास। ये क्यास जो है ये ऑर्गेनिक है या इसके पीछे भी कोई पॉलिटिक्स हो रही है? खास तौर पे द फवाद चौधरी फैक्टर एकदम जो वो सामने आए, देखिए उनकी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते आप। ही इज बीन ऑन अ की पोजीशन, वेरी क्लोज टू इमरान खान साहब, और उस टाइम ये भी कहा जाता था कि एस्टैब्लिशमेंट और खान साहब के ताल्लुकात के दरमियान अच्छा या बुरा जो भी एक रिलेशन था उसकी बहुत बड़ी वजह फवाद चौधरी साहब, तो ये भी कुछ लोग कहते हैं। आपका इस पे क्या टेक है? क्योंकि पार्टी को उन पे जो बाहर लोग हैं उन पे बड़ा एतराज है, लेकिन कुछ खबरें ये भी हैं कि ही इज बीन इन कांटेक्ट विद खान साहब। अच्छा, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि जो इस वक्त पीटीआई की 4-5 अफराद पर मुश्तमिल जो मेन लीडरशिप है, जिसमें उमर अयूब हैं, शिबली फराज हैं, जिसमें हामिद खान हैं, रऊफ़ हसन हैं, या दूसरे बैरिस्टर गोहर हैं, ये सारी जो लीडरशिप है इसमें ज़्यादातर लोग जो आपको नज़र आएंगे वो उनका उस तरह का बड़ा कोई सियासी एक्सपोजर या जो सियासी माइंडसेट है उसकी कमी नज़र आती है। ठीक है, जो और ख़ास तौर पर जो वकला लीडरशिप है, वकला लीडरशिप जो इस वक्त मौजूद है वो चाहती है कि पार्टी की जो सियासी हिकमत अमली है, जो स्ट्रेटजी है, वो जो है वो खुद बनाए, लेकिन अमल दरामद जो है वो पार्टी की दूसरी लीडरशिप करे। लेकिन मसला ये है कि जो दूसरी लीडरशिप है, ख़ास तौर पर आपने फवाद चौधरी की बात की, फवाद चौधरी को इसमें कोई शक नहीं कि जो मौजूदा 4-5 अफराद की जो वकला की लीडरशिप है वो उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपने देखा कि बानी पीटीआई को इस हवाले से जब सवाल किया गया सहाफ़ियों की तरफ से, तो उन्होंने फवाद चौधरी के बारे में जो सवाल किया गया, जो इतराज़ात उठाए गए, उनका जवाब नहीं दिया, जवाब देने से ग्रेज किया। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि फवाद चौधरी बातें क्या कर रहे हैं, तो खामोशी का मतलब आप कह रहे हैं इकरार है, ये इकरार है। और फवाद चौधरी बातें क्या कर रहे हैं, वो बातें कर रहा है जो पीटीआई का आम कारकुन बातें कर रहे हैं। उसने वो उन कारकुनों की बात की है जो जब अदालत से बाहर पीटीआई की लीडरशिप आई, उमर अयूब और दूसरे लोग, तो ये पार्टी के जो कारकुन थे ये उनके गले पड़, उनको रोक लिया, उनको घेर लिया,
और इस तरह जो बातें फवाद चौधरी कर रहा है कि पीटीआई की क़यादत को जेयूआई को साथ मिलाना चाहिए, जमात इस्लामी को साथ मिलाना चाहिए, दूसरी सियासी जमातों को साथ मिलाना चाहिए, और ये जमातें जो हैं इनको मिलाने के लिए कुछ उनको सियासी कीमत भी अदा करनी होगी। ठीक। मसलन एक बात उन्होंने की कि जेयूआई को साथ मिलाने के लिए चेयरमैन पीएसी का ओहदा दिया जाए, उनको केपी के अंदर स्पीकरशिप का ओहदा दिया जाए। ये जो बातें वो कर रहा है, ये पार्टी के अंदर पार्टी के कारकुन कर रहे हैं और पार्टी के अंदर पार्टी की लीडरशिप कर रही है। ठीक। तो इसलिए जो है वो मसाइल जो हैं पार्टी के अंदर हैं, और पार्टी की सारी सियासत जो मैं समझता हूं कि सड़कों पर होनी चाहिए, तहरीक की सूरत में होनी चाहिए, वो सारी पार्टी के अंदर। अब बिल्कुल इन लास्ट 30 सेकेंड्स आपको क्या लगता है जो चेयरमैन पार्टी के हैं खान साहब, उनका बेसिकली वजन किस पलड़े में है? क्या दोनों पलड़ों में है? और क्या जो पुरानी लीडरशिप है उसको भी उनका आशीर्वाद हासिल है बज़ाहिर, ऐसा लगता है, या नहीं ऐसा नहीं है? देखिए, बानी पीटीआई जो है मैं समझता हूँ कि दोनों ग्रुपों के साथ। अच्छा। जो मौजूदा ग्रुप है जिसको कमज़ोर लीडरशिप कहते हैं, उनको भी बानी पीटीआई की सरपरस्ती हासिल है। आपको याद होगा कि पूरी पार्टी एक तरफ थी, लेकिन उस्मान बज़दार को वज़ीर आला जो है वो बानी पीटीआई ने बनाया जी, और उनको हटाने की हर कोशिश जो है बानी पीटीआई ने नाकाम बनाई। इसी तरह महमूद खान को तमाम पार्टी लीडरशिप की मुखालफत के बावजूद जो है वो बानी पीटीआई ने उनको ओहदे पर बरकरार रखा, वहाँ कोई तब्दीली नहीं की गई। उनको भी सूट करता है कि जो जेल में बैठकर जो है वो कमज़ोर जो लीडरशिप है उसके लिए अपना जो उनका एजेंडा है और पार्टी पर जो कंट्रोल है उसको कायम रख सकते हैं। अगर ये ना होता तो वो चौधरी परवेज इलाही जो है, अगर कोई सियासी माइंडसेट वाली शख्सियत को लाना होता तो उनको ले आते। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बेसिकली जो हो रहा है वो मे बी इट्स अ प्लानिंग। असल में मसला ये है कि जो सियासी माइंडसेट की लीडरशिप है, पीटीआई को इस वक्त उस लीडरशिप की जरूरत है जो उनको बानी पीटीआई को जेल से बाहर लाने का रास्ता बना, और उस जानिब फवाद चौधरी की तरफ और एन कंपनी आप रेफर करें। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, सुबह आपने हमें वक्त दिया, अपना तज़किया सामने रखा। देखना ये होगा, एक साइड इल्ज़ाम लगा रही है कि देयर इज समथिंग फिशी, ये लोग किस तरफ से आए हैं जो नए लोग हैं, और दूसरी साइड ये कह रही है कि आप मुश्किल वक्त में छोड़ गए। तायुन इस बात का करना है कि ज़्यादा नुकसानदेह कौन है, जिसका कैरेक्टर फिशी है या जो मुश्किल वक्त में छोड़ गया। बहरहाल देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में अब कुछ पेट्रोल की बात कर लेते हैं। अगर आप परेशान हैं कि अगले इस वीकेंड के ऊपर आपको पेट्रोल मिलेगा या नहीं, तो अभी तक सूरत हाल मुबहिम है, मैं तो ये कहूँगा 100% क्लियर नहीं है। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल डीलर एसोसिएशन जो है उनके मुताबिक और या उनके दरमियान और हुकूमत के दरमियान आपको मालूम है टैक्सेस के मामले पर एक डेडलॉक है। वो कह रहे हैं कि इतने टैक्सेस के साथ कारोबार करना पॉसिबल नहीं है। एसोसिएशन ने इस्लामाबाद के अलावा जो मुल्क भर है इसमें पेट्रोल पंप्स बंद रखने का ऐलान किया। रात 12 बजते ही इसकी कॉल पर कराची ख़ास तौर पर इससे ज़्यादा मुतासर नज़र आता है, और कराची समेत मुल्क की जो दीगर इलाके हैं इसमें मालिकान ने पेट्रोल पंप्स को बंद कर दिया। इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी है ये काफ़ी जगहों पर रोक दी गई है, कुछ जगहों पर जारी भी है। इसके बायस शहरियों को मुश्किलात का भी सामना है। ये कुछ मनाजिर भी आप देख रहे हैं। उधर लाहौर में भी जो एसोसिएशन है उसके एक धड़े ने हड़ताल की मुखालफत की है और एक ने उसके हक में बात की है। उन्होंने कहा कि ऐसे इक़दामात से हल नहीं निकल सकता, बल्कि मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए तो इससे बातचीत आगे बढ़ सकती है। जो डीलर्स एसोसिएशन है, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, उसके मुताबिक ये हड़ताल 0.5% एडवांस टर्नओवर टैक्स के निफाज के खिलाफ की जा रही है, जो कि लगाया गया है। और दूसरी जानिब जो पेट्रोलियम डिवीज़न है और ओगरा है उसने अपना एक मुश्तरका बयान जारी किया है और उसने कहा है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं ये मुल्क भर में दस्तयाब रहेंगी, किसी किस्म की कोई किल्लत नहीं होगी। जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत की जो वाफिर मिकदार है इसमें फ़राहमी को यकीनी बनाएं। और साथ साथ जो अथॉरिटी है उसने ये भी कहा है कि मुल्क भर में जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं ये मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं, वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, इसकी कोई किल्लत है भी नहीं। इसकी फ़राहमी को यकीनी बनाया जाए और पेट्रोल पंप्स को खुला रखा जाए, ये हुकूमती इदारे कह रहे हैं। सो देखते हैं कि इस पर यह डेडलॉक किस हद तक बरकरार रहता है। रिसेंटली पेट्रोल की कीमत में इजाफा भी किया गया था और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है आने वाले कुछ दिनों के अंदर, एक्सपेक्टेशन ये है कि इस कीमत में मजीद इजाफा हो सकता है, पेट्रोल मजीद महंगा हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो कि IMF के कहने पे हुकूमत ने इम्पोज करनी है, तो उससे आवाम को पहले ही कम अज़ कम पेट्रोल डलवाने को लेकर बड़ी मुश्किलात का सामना है। और उसके बाद अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो सारी बात है जो पहिया है वो रुक जाएगा। और इस बात का एहसास जो है वो पेट्रोलियम एसोसिएशंस को भी करना चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब ज़ाहिर बात है उनके अपने
तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बट आई वुड लाइक टू से बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रॉफिट्स बनाती हैं जो पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं या पेट्रोलियम एसोसिएशंस हैं या पेट्रोलियम डीलर्स हैं, बहुत बड़ी तादाद में प्रॉफिट्स बनाते हैं। तो कम से कम टैक्सेस की मद में भी उनको हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। एक ऐसा शोबा है जिससे बहुत ज़्यादा टैक्स जनरेट भी होता है, लेकिन ये टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है जो हुकूमत मुख्तलिफ ड्यूटीज़ की मद में और सेल्स टैक्स की मद में लेती है। इस वक्त हमारे साथ पेट्रोलियम एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा ताज़ा तरीन जानते हैं वो क्या सोच रहे हैं इस सूरत हाल के ऊपर। समी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है आपकी। थैंक यू। क्या मौक़िफ़ है आपका? क्या पेट्रोल पंप्स बंद रखे हैं आप लोगों ने या फिर आज खुले रखे हैं? क्या ताज़ा तरीन क्या है आपके पास? क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? मुझे ताज्जुब ये है कि पूरा मुल्क में 6 बजे से बंद हो गए, आप खुले रखे। अगर खुले रखे तो आपको सबसे पहले इस तरह ले सुबह 6 बजे से तकरीबन पाकिस्तान में बहुत सी जगह, कहीं कम जगह पे अभी तक नहीं बंद हुए हैं, मगर पूरे पाकिस्तान बंद है। जी, कब तक बंद रखेंगे? 2:30 बजे हमारी कमेटी की मीटिंग है, उस वक्त आप 3-4 बजे हम आपको बता दें। अच्छा, स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? इससे क्या आपका क्या मौक़िफ़ क्या है इस वक्त, और क्या राब्ता हुआ है आपके दरमियान, हुकूमत के दरमियान इस वक्त? आपको 5 दिन से मैं बराबर सबको बता रहा हूँ कि मैं खुद गया हूँ, मैं फाइनेंस मिनिस्टर से मिला हूँ, फाइनेंस सेक्रेटरी से मिला हूँ, ओगरा के चेयरमैन से मिला हूँ, एक्सप्लोसिव से मिला, सेक्रेटरी से मिला है, डीजी ऑयल से मिला हूँ, बिहार के चेयरमैन से मिला हूँ। सबको हमने बता दिया कि हमारी जाती है, अगर इतने पैसे हमारे कट जाएंगे तो हम तो पंप भी नहीं चला सकते। ठीक है, तो आपका मौक़िफ़ क्या है कि ड्यूटी कम की जाए या ख़त्म की जाए? ड्यूटी नहीं है, ये एक्स्ट्रा जो पैसे लगा या एक्स्ट्रा पैसे जो हैं ये आप कहते हैं कम किए जाए या ख़त्म किए जाए? वो खत्म किए, कम करने का सवाल ही नहीं। अच्छा, और हुकूमत ने क्या जवाब दिया आपको? कोई बात हो सकती है इस पे या नहीं, कोई इम्कान नहीं है? देखिए, तो हम तो खुद गए कि लोगों पब्लिक को तकलीफ ना हो, हम खुद पूरा डेलीगेशन इस्लामाबाद में, मैंने आपको बताया कि इन लोगों से मिले थे, हल कर गए। अब तो बॉल उनकी तरफ है। ठीक है, तो ऑन एवरेज क्या ये टैक्स देने से सिर्फ मुनाफे में कमी हो रही है या ओवरऑल माइनस में जा रहे हैं आप लोग? माइनस में जा रहे हैं, क्योंकि 1 लीटर पर 0.5 आप हिसाब लगाए, एक 10,000 जो अगर बेचता है डेली, तो उसको 5 करोड़ देने पड़ेंगे महीने के। ठीक है, और फिर मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है समी साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अपना मौक़िफ़ देने के लिए। कह रहे हैं जी 4 बजे तक हम आपको आगाह करेंगे। जो पेट्रोलियम एसोसिएशन है उसके चेयरमैन हैं, और इन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत से हमारी बात हुई है, हमने अपने मुतालबे सामने रखे हैं, अभी तक इस पर कोई मुआहिदा, कोई बातचीत नहीं हुई है। बहरहाल हम चाहते हैं कि इस जो टर्न ओवर टैक्स है इसकी मद में एक पंप को एवरेज मंथली 5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ये ख़त्म किया जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। काफ़ी दिनों से आप सुन रहे होंगे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है, बहुत एग्रेसिव परफॉर्म कर रही है, और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इसके मुताबिक आज भी जब स्टॉक मार्केट खुली है इसमें तेज़ी देखने में आई है। 154 पॉइंट्स की तेज़ी देखने में आई है, और 100 इंडेक्स इस वक्त बढ़कर 80,437 के ऊपर 80,437 पॉइंट्स की सतह पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। इट्स अ गुड स्टार्ट। देखते हैं कि वीकेंड के ऊपर कैसा रिस्पॉन्ड करती है मार्केट, एंड दिस हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम कि 80,000 की जो अबूरी जो हद है उसको अबूर किया है स्टॉक मार्केट ने। और कुछ लोग इसको इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स समेत जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनके एतमाद का मज़हर करार दे रहे हैं, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद ये जो हमारा 100 इंडेक्स है ये 1 लाख से भी ऊपर उनको जाता नज़र आता है। क्योंकि एक बात तो बहरहाल तय है कि हमारी जो मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है, ये अपनी जो इसकी पोटेंशियल कैपेसिटी है उससे कम पे अब तक ट्रेड होती आई है, इस पर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। सो हमने ज़रूरी समझा एक तो इसके टेक्निकल एस्पेक्ट को समझने के लिए कि ये क्यों हो रहा है, ये कहाँ तक जाएगा, और फिर जो इनसे उनको किस हद तक स्टॉक्स की तरफ आना चाहिए। पाकिस्तान में अवेयरनेस बहुत कम है स्टॉक्स को लेकर, लोग इसकी जानिब आते नहीं हैं, लोग इसको ज़्यादा अनसर्टन समझते हैं, एंड रादर देन कमिंग टू द स्टॉक्स लोग ज़्यादा रियल स्टेट टाइप चीज़ों में जाते हैं, जिसके अंदर आप हालात देख ही रहे हैं इस वक्त क्या है। तो हमारे साथ बाकिर जाफरी साहब मौजूद हैं, आप इनको जानते हैं, स्टॉक मार्केट के ऊपर बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं, इनका सब्जेक्ट है, पढ़ाते भी हैं, और इसके साथ साथ टेलीविज़न के ऊपर शोज़ भी करते हैं इकॉनमी को लेकर। तो हमने कहा कि ज़रा इनसे एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए और इनसे ज़रा फ़ायदा उठाते हैं कि
ये कैसे देख रहे हैं स्टॉक मार्केट को। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एज वेल। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले तो हमें रीजंस बताइए इस वक्त ये जो जिस तरीके से स्टॉक मार्केट हमारी ऊपर जा रही है, बुनियादी वजूहात क्या देख रहे हैं आप इसकी, और क्या ये तसलसल इसी तरह से तसलसल से जारी रहेगा ये सिलसिला, या आपको लगता है कि बस इतना ही है? देखिए, स्टॉक मार्केट चूंकि आपको पता है कि जहाँ पे कंपनीज के अंदर जो आपकी शेयर होल्डिंग है या कंपनीज के मुतवक्के मुनाफे नुकसान के में हिस्सेदारी के सर्टिफिकेट्स हैं, वो ट्रेड वो उस वक्त उसकी कीमत बढ़ती है जब इकोनॉमी के अंदर मुतवक्के या हालिया प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हो या बिजनेस सेंटिमेंट्स में इजाफा हो या बेहतरी आए। तो पिछले 4-5 साल से स्टॉक मार्केट में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से उन शेयर्स की कीमतों में डिमांड नहीं थी या बिजनेस एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, जिसकी वजह से घटी हुई थी उनकी कीमतें। पिछले 6 से 7 महीनों के अंदर चूंकि इकोनॉमिक साइकिल दोबारा से रिवाइव हुआ है और आप एक रिकॉर्ड हाई इंटरेस्ट रेट से नीचे आ रहे हैं, और उसके साथ साथ आपकी इन्फ्लेशन अगरचे बहुत ज्यादा है अभी भी, लेकिन बहुत रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन से जाके अब कम होना शुरू हुई है, और उसके साथ साथ आपका एक्सचेंज रेट जो बहुत अनस्टेबल हो गया था वो वहां से उसमें थोड़ी बेहतरी आई है। तो वो ये 3 इंपॉर्टेंट अशारिये बेहतर होने की वजह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल हुआ और उनकी कीमत में इजाफा होना शुरू हुआ। अब दूसरा पॉइंट कि ये कब तक बरकरार रहेगा, तो आपका जवाब भी इसी के अंदर है कि जब तक इन चीजों में स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी तब तक ही इन कंपनी के शेयर्स की कीमतों में इजाफा होना भी बरकरार रहेगा। ठीक है। पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहाँ पे बहुत अनसर्टेन पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये तो कहना कहीं भी पॉसिबल नहीं होता, आपको मालूम ही है कि कब तक ये रहेगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि पीपल सेंट्रिक फैसले होते हैं, पीपल सेंट्रिक पार्टीज हैं, तो वो एक शख्स की अगर कुछ उसके दिमाग में आ जाए तो पूरे का पूरा निज़ाम बाज़ औक़ात उसकी लपेट में आ जाता है। तो यही चीज़ अनसर्टन बनाती है स्टॉक मार्केट को, और यही चीज़ फिर लोगों के जहन को अनसर्टन बनाती है। बाकी के लोग आते नहीं है इस तरफ, लोग इस तरफ पैसा नहीं लगाते, खास तौर पे जो छोटा इन्वेस्टर है वो नहीं आता। तो इस हवाले से कोई पैरामीटर है जिसको मद्देनजर रखकर लोग इस तरफ आए, क्योंकि अभी लोगों को अंदाजा नहीं है कि कितने जबरदस्त प्रॉफिट्स हैं आने वाले वक्त के अंदर और पोटेंशियल कितना है पाकिस्तान की मार्केट में। आई थिंक आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा किया है। देखिए, ये कौम दरअसल जो है ना, अनफॉर्चुनेटली तमाम तरह अक़वाम की तरह और डेवलपिंग नेशंस की तरह जो रातों रात अमीर होने के जो स्कीम्स है ना उसमें ज्यादा इंटरेस्ट और अब कुछ अंदाजों के मुताबिक 8 से 9 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो में पैसे डाले हैं, और मोस्टली लोगों ने उड़ाए हैं पैसे अपने और उधार पे इन्वेस्ट किया है, लेवरेज लेके। मुराद ये कि 1 लाख रुपया कैश था आपके पास और 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दी, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट 10% गिरी तो आपका 1 लाख रुपया उड़ गया। इस तरह की स्कीम्स में, इस तरह के इन्वेस्टिंग स्टाइल में लोगों ने इन्वेस्ट किया है, जबकि स्टॉक मार्केट अभी भी आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिटर्न देने के लिए एक बेहतर एवेन्यू है। हमें समझने की जरूरत है कि हम एक तो सट्टेबाजी से परहेज करें, ठीक, सट्टे मत लगाएं स्टॉक मार्केट के अंदर। दूसरा ये कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग को और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग को फोकस करें, शॉर्ट टर्म में रातों रात अमीर होने की स्कीम से दूर हटें। ये 2 इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं, अगर इस पे आप बिलीव करना शुरू कर दें तो फिर आपको स्टॉक मार्केट एक बेहतर एवेन्यू के तौर पे निकल के सामने आएगी। और प्लस इसने कह दिया, उसने ये कह दिया, इसके बजाय जो दुनिया भर में बेहतर एवेन्यूज व्हीकल समझे जाते हैं, लेट्स से ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, कि आपने सारी कंपनीज में किसी एक मखसूस प्रोपोर्शन के साथ छोटी छोटी हिस्सेदारी का एक इंस्ट्रूमेंट ले लिया, ETF, ठीक है। अब वो जब उसमें कोई एक कंपनी घटेगी भी गिरेगी भी, जिसमें कहते हैं कि यार वो स्टॉक डूब गया, तो आपको नुकसान नहीं होगा क्योंकि आपकी वो प्रोपोर्शन बहुत कम होगी। जब सब एक कंसिस्टेंटली बढ़ती रहेंगी ओवर द लॉन्ग टर्म, तो आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलेगा। लेकिन कौन
कीजिए कि अच्छा, वो तो सट्टेबाज। गॉट इट। मतलब आप ये कि जो लोग बहुत ज्यादा कहते हैं शेयर ले लिया फौरन बेच दिया, थोड़े से पैसे नजर आए, उस पे जो ब्रोकर होता है वो डेफिनेटली ज्यादा प्रॉफिट बना रहा होता है, जो उनको मशवरा देने वाला होता है, और जो लोग होते हैं उनका रिस्क फैक्टर बढ़ता चला जाता है। लेकिन दूसरी जानिब क्या आप ये भी कह रहे हैं कि अगर एक छोटा इन्वेस्टर है, वो कम पैसों के साथ ट्रेड कर रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म सोच रहा है, तो उसका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा? आई मीन लॉन्ग टर्म के अंदर चांसेस हैं कि उसका नुकसान हो भी तो रिकवर हो जाए, या बिल्कुल नहीं होगा? इस हवाले से थोड़ा सा बताइए, जो छोटा इन्वेस्टर है। देखिए, पहले तो छोटा इन्वेस्टर को ये समझना है कि रिस्क क्या है, रिस्क समझ लिए। मुस्तकबिल में आपको जो मुतवक्के एक्सपेक्टेड मुनाफा हो रहा है, उससे इनहराफ का नाम रिस्क है। ठीक है, ओके, उससे कितनी डिविएशन हो सकती है। शॉर्ट टर्म में प्राइसेस ज्यादा वॉलेटाइल होती हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है, स्टॉक्स की। तो शॉर्ट टर्म में आपका जो मुतवक्के मुनाफा है, उससे इनहराफ ज्यादा हो सकता है, तो ज्यादा रिस्क है। ठीक है। अब देख लीजिए, लॉन्ग टर्म 2 साल 5 साल, लॉन्ग टर्म में प्राइसेस अपने स्मूथ हो जाती हैं और कंपनी की फंडामेंटल वैल्यू के करीब पहुंच जाती हैं। ठीक। तो लॉन्ग टर्म में इसका मतलब ये कि डिविएशन का इम्कान कम है उसकी फंडामेंटल वैल्यू से, तो ठीक। इसका मतलब ये रिस्क है। ठीक है। रिस्क दोनों, लेकिन डिसिप्लिन के साथ रिस्क कम हो जाएगा। अब I'm left with one more minute। मुझे क्विकली ये बता दें कि क्या आप भी उन माहिरीन में से हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मजीद ऊपर जाती नजर आती है मार्केट, और शायद 1 लाख पॉइंट्स को क्रॉस कर जाए, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, मैं उन लोगों में से हूं जो बिलीव करता हूं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग के लिए हमेशा मार्केट बेहतर है। अगर आप 5 साल 6 साल की मुद्दत में लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में मार्केट को टाइम ना करें तो बेहतर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच बाकिर फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में ज़रूर और आपसे हम इन भी लेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से। बाकिर जाफरी जो कि स्टॉक एक्सपर्ट हैं, हमें इस वक्त कुछ अपने तजर्बे के मुताबिक बता रहे थे कि स्टॉक मार्केट बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचें, सट्टेबाजी ना करें, शॉर्ट टर्म ना सोचें, तो आपको इससे बहुत बेहतर सस्टेनेबल प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। इस पर हम बात करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको हमारा सेगमेंट ओवर द कप ऑफ कॉफी दिखाते हैं। आज जैनब मिलवा रही हैं पीटीआई रहनुमा सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर साहिबा से। क्या बात हो रही है ओवर द कप ऑफ कॉफी, आपको दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी के साथ मैं हूँ ज़ैनब जतोई, और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनका ताल्लुक सियासत से भी है, लेकिन वो एक मेडिकल प्रोफेशनल भी हैं। हम किन की बात करें, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर ज़रका, हाउ आर यू? क्या हाल है आपका? आई एम गुड, आई एम गुड, थैंक यू। जी व्यूवर्स, तो जिनकी हम बात कर रहे थे, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़रका तैमूर। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, इनसे इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इनका कैसे एक्सपीरियंस रहा सियासत में, मेडिकल फील्ड में। तो ज़रका साहिबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो हम आपसे आपकी लाइफ के बारे में जानेंगे, बचपन के बारे में, कहाँ से एजुकेशन स्टार्ट की, किस शहर से आपका ताल्लुक है? मैं पैदा मुजफ्फराबाद में हुई थी, आज़ाद कश्मीर में। मेरे वालिदैन दोनों इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेरे वालिद 1948 में जब पाकिस्तान आए थे, तो उन्होंने फिर सारी पाकिस्तान की मोहब्बत में आए थे, अपनी सारी फैमिली को इंडिया में ही छोड़ के। मैंने आज तक ना अपनी पुप्पी देखी, ना ताया, एक हमारे चचा हैं बस जिनको हमने देखा है। मेरी सारी स्कूलिंग पिंडी से थी। रावलपिंडी में प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट, CB कॉलेज, फिर रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, और उसके बाद शादी लाहौर में हुई, तो इसलिए अब आप मुझे लाहौर में पाती हैं। सही हो गया। अच्छा, आपका सियासत से भी ताल्लुक था, फिर माशाल्लाह से आप डॉक्टर भी हैं, तो किस तरह से कोई फैमिली में था सियासत में, या शौक था, क्या वजह थी? सियासत में मेरे वालिद, जैसे मैंने आपको कहा, वो तो ब्यूरोक्रेट थे, प्रोफेशनल्स, और पढ़ने लिखने की तरफ रुझान था। उन्होंने किताबें भी लिखी हुई हैं, तो सियासत तो कभी सोचा भी किसी ने नहीं था। लेकिन ये है कि क्योंकि पाकिस्तान की मोहब्बत वालिदैन ने घर में बहुत डाली, इसकी वजह से जब पाकिस्तान में गलत चीज़ें होते हुए देखती थी मैं,
तो और मेरी बाकी बहन भाई भी, तो हमें बहुत तकलीफ होती है क्योंकि मैं कॉलेज में स्कूल में भी एक्टिविस्ट थी। मतलब जो मसाइल होते थे, मुझे अब्दुल सत्तार ईदी साहब मेरे बहुत बड़े हीरो थे। मेरी वालदा चाहती थी कि बच्चों में से कोई एक डॉक्टर बने। मेरे से बड़े 3 बहन भाई हैं, वो नहीं फंसे, मैं ही फंस गई। तो आपको शौक नहीं था मेडिकल में जाने का? मतलब मुझे लोगों की हेल्प करने का शौक था, लेकिन मेडिसिन में जाने का मतलब मुझे मेरी अम्मी ने सोचने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने बचपन से ऐसा मेरे दिमाग में डाला डॉक्टर ही बनना है कि बस। मुझे बस कुछ और नजर ही नहीं आया। खातून जब सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेती है, बड़ी मुश्किलात आती हैं, बड़े चैलेंजेस आते हैं। आपको बीइंग अ वुमन किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इस तमाम जर्नी में? मेरा ख्याल है चैलेंजेस तो हर जगह आते हैं। अगर आप एंकर हैं तो आपको अपने चैलेंजेस होंगे, मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो मुझे अपने, सो चैलेंजेस आपको हर जगह मिलेंगे। आपने अपना एम्बिशन वही रखना है जो ऊंचे वाला रखना है। काबिलियत जो होती है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। एग्जैक्टली। अंग्रेजी का मुहावरा है कि क्रीम राइजेस टू द टॉप, दूध के ऊपर मलाई आती है, नीचे नहीं जाती मलाई। तो अगर आप में और जुस्तजू है, जुस्तजू बहुत जरूरी है। ऐसी जुस्तजू जो आपको रात को जगाए, जो दिन को आपको चैन ना लेने दे, तो फिर आप जुस्तजू होनी चाहिए, आपको मेहनत करने के लिए तैयार होना चाहिए और अल्लाह ताला के साथ आप लॉ लगा लें, बस नीयत साफ होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर ज़रका, आप सेनेटर भी हैं, तो कैसा तजर्बा है और क्या इकदाम करने का सोचा और अब से पहले क्या इकदाम किए हैं? जी, मुझे 3 साल हो गए, मेरा 4था साल है एज अ सेनेटर। तो शुरू में तो मैं समझा मैंने सब कुछ, क्योंकि गवर्नमेंट ओवरसाइट, सेनेटर का मेन काम ये होता है कि आपने हुकूमत जो इस वक्त होती है उसको चेक करना होता है कि वो क्या गलत काम कर रही है, क्या काम उसको करने चाहिए। पहले 3 साल तो मैंने ये कहा कि पहले 3 साल तो मैंने आप लोगों की मर्जी से गुजारे, अगले 3 साल मैं अपनी मर्जी से गुजारूंगी। सो इन 3 सालों में मैंने, क्योंकि मुझे अपने कंधों पे बहुत बड़ा बोझ लगता है, ये एक ऐसी जिम्मेवारी है कि आप अगर हुकूमत के आपको ये जिम्मेवारी सौंपी गई है, और देखें तनख्वाह जो मिलती है, चले बहुत थोड़ी है सेनेटर्स की तनख्वाह और वो जो भी कुछ है, लेकिन वो टैक्स पेयर के पैसे से आता है। पाकिस्तान का 1500 रुपए दिहाड़ी वाला टैक्स पेयर, उसके टैक्स से आता है ये सब कुछ। इसलिए ये जो लोग हुकूमत के ओहदों पे ठाठ बाट और जो पैसे अल्लाह माफ़ करे मतलब अयाशियाँ करते हैं, मुझे इस पर बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं सबसे सवाल करती हूँ। इसलिए उससे पहले मैं अपने आप को कटहरे में रखती हूँ कि मैं अगर इस जगह पे हूँ तो मैं अपना काम दयानतदारी से करूँ। मैं अगर कल मर जाऊँ तो मैं जवाबदेह हूँ अपने ज़मीर को और अपने अल्लाह को। सियासत में ख़वातीन की नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए हमें क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? बड़ा ज़बरदस्त सवाल है बेटा आपका ये, क्योंकि ख़वातीन सिस्टम का हिस्सा नहीं होती, ख़वातीन चेंज ला सकती हैं। बिल्कुल। ख़वातीन क्योंकि वो उनका इतना मुश्किल होता है अपने आप को आगे लेके जाना कि वो मेहनत भी ज़्यादा करती हैं। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि स्कूल्स की लेवल पे आप लड़कियों को इनकरेज करें कि वो अपना हिस्सा डालें अपने मुल्क में, सियासत में और एक्टिविज्म। मतलब आप गलत चीज़ को रोकना। देखें, हमारा मज़हब भी हमें यही सिखाता है, नहीं अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, के आप गलत बात को गलत कहें और अच्छी बात को अच्छा कहें। और हमारे मुआशरे में अब ये ख़त्म हो चुका है, खत्म होता जा रहा है। गलत चीज़ को कोई गलत नहीं कहता, कहने जी कोई गाल नहीं जी मिट्टी पाओ। क्या क्वालिटीज़ है, मेन 5 क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए सियासतदान में? सबसे पहले आजिज़ होना चाहिए, किरदार अच्छा होना चाहिए, सच बोलना चाहिए और लोगों की खिदमत करने का नज़रिया होना चाहिए और अपनी खिदमत थोड़ी कम करनी चाहिए। अच्छा, अपने लिए कम जिए, दूसरों के लिए ज़्यादा जिए। मतलब असल में तो सियासत यही है। अच्छा, सियासत में कोई ऐसा लम्हा जिसने आपको बहुत खुश किया, आपको बड़ी खुशी हुई हो कि ये मेरी सियासी जर्नी में ना ये बड़ा अच्छा हो गया, कौन सा मोमेंट? हाँ, जिस लम्हे मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने अपनी मर्जी से अब चलना है, लोगों की मर्जी से नहीं चलना। कब डिसाइड किया था ये? जब 3 साल पूरे हुए, 6 साल होती है सेनेटरशिप। हाँ ठीक है। मेरे 3 साल पूरे हुए इस साल मार्च में। हाँ ठीक है। तो फिर मैंने अपना मवाजना किया, जो मैं बार बार करती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि बस अब बहुत हो गया, मैंने इन लोगों की मर्जी से नहीं चलना, अब जो मेरा दिल कहता है मैंने वो करना है। खाना बना लेती हैं? हाँ, क्या बनाती हैं सबसे अच्छा? मेरी वालदा क्योंकि बहुत अच्छी
कुक थी। खातून थी और कुक और हर चीज़ उन्होंने हमें सिखाई, तो वो आप घर से सीख जाते। ठीक है। सबसे बड़ी नर्सरी आपका घर ही होता है। बिल्कुल, सबसे पहली दरसगाह ही घर है। इसलिए खाना शाना सब कुछ, मेरे बेटे हैं 3, तो वो भी खाना कुछ पका ही लेते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्या हॉबीज़ हैं? किताबें पढ़ती हैं, क्या करती हैं? किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है मुझे, एक्सरसाइज अच्छी लगती है, एक्सरसाइज करती हूँ रेगुलरली, ट्रैवल करना। आपकी आवाज़ तो खूबसूरत है। हाँ, नहीं गाने का मैंने उसके ऊपर मेरा ख्याल है उस पर थोड़ी मेहनत करनी शुरू कर देते हैं। नहीं, लेकिन आपसे सुनना है थोड़ा सा, कुछ तो गाना आता नहीं, होगा। आता कुछ भी अच्छा, नहीं। आजकल की यंग लड़कियां हैं, उनको आप क्या एडवाइस करेंगी जो करना चाहती हैं लाइफ में कुछ, और किस तरह से अपने आप को वो ग्रूम कर सकती हैं? क्या कहेंगी इस बारे में? देखिए, आप एक तो अपने आप को टाइम देंगे, आप ख्वाब देखें, बड़े बड़े ख्वाब, आंखें बंद करके और आंखें खोल के जीते जागते हुए बड़ा, जितना बड़ा ख्वाब आप अपने लिए बना सकते हैं उतना बड़ा बनाएं। ठीक है। लिमिट ना करें अपने ख्वाब, और फिर उसकी रोजाना आप विजुअलाइज करें। जो आप बनना चाहते हैं उसको आप तस्वीरी शक्ल में अपनी आंखों के सामने रोजाना लेके आए। डॉक्टर साहिबा, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी। अभी जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है, इसमें कोई ऐसा सियासतदान है जो आपको लगता है कि बेहतर काम कर रहा है, और ये अगर मजीद और अच्छा काम कर सकता है, ये बंदा ठीक है? अब देखें ना, सारी PMLN तो बुरी नहीं है, या जो भी हमारी गवर्नमेंट में बाकी लोग हैं, तो कोई ऐसा अभी गवर्नमेंट में बंदा जो आप समझ रही हैं कि हाँ काम ठीक कर रहा है, मजीद मेहनत करें तो और अच्छा बात ये है कि बंदे सब ठीक होते हैं, बंदा कोई खराब नहीं होता। ठीक है। माहौल बुरा होता है। माहौल बुरा, ठीक है, सिचुएशन। और आपके माहौल जब इस तरह का है कि मुल्क के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है। ठीक है। माहौल खराब है, बंदे सब अल्लाह ताला के बनाए हुए अच्छे होते हैं, कोई इंसान बुरा नहीं होता। सो माहौल को ठीक करना है, हुकूमत में जो माहौल है वो ठीक होना चाहिए। और वो कहते हैं जिसका दिल साफ होता है ना, उसका चेहरा भी बड़ा रोशन होता है, तो माशाल्लाह से आपका है। लेकिन स्किन की खूबसूरती का राज क्या है? क्योंकि बहुत सारी लड़कियों की कंसर्न है इस टाइम। स्किन की खूबसूरती का राज रात की नींद, रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के दरमियान, पानी का बहुत सारा इस्तेमाल, सब्जियां, फल और वर्जिश, फिजिकल एक्टिविटी। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी रूह एक जिस्म में डाली है। हाँ। और वो जिस्म में सिर्फ पट्टे और हड्डियां हैं, इनको जब तक आप हिलाएंगे नहीं, आपकी रूह भी मर जाएगी और जिस्म आपको इतना तंग करेगा। ठीक है। कि तो इसलिए उसको इस्तेमाल में लेके आना, वर्जिश करना बहुत जरूरी है। और फिर आखिरी बात जो आपने कही कि आपका जहन में ख्यालात अच्छे होने चाहिए। हाँ। जब जहन में ख्यालात अच्छे होंगे तो वो चेहरे पे अया होंगे ऑटोमेटिकली। और आप और क्रीमें बिल्कुल ना लगाएं। सब लड़कियों के लिए खास पैगाम है कि कोई गोरे होने की क्रीम ना लगाएं, वो आपकी स्किन को हमेशा हमेशा के लिए खराब करेगी, छाइयां दे देगी, बाल आ जाएंगे और फिर बस देखने के काबिल नहीं होगी। सो ये वाले काम करें जो असली काम है। और अगर बहुत शौक है तो सन ब्लॉक लगा लें या सफेद दुपट्टा पहन लें। अच्छा, उससे क्या सफेद दुपट्टा, काला दुपट्टा जो है, काला रंग जो है वो धूप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अच्छा। सफेद रंग कलर एब्जॉर्ब नहीं करता, तो वो चेहरे के ऊपर स्याही नहीं आती, मतलब धूप में आप जाते हैं तो रंग काला हो जाता है। ठीक है, तो अब सफेद दुपट्टा लेके सफेद दुपट्टा हमेशा, काला नहीं लेना। बड़ी जबरदस्त टिप आपने दी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा, आपके टाइम का। इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी। तो नाजरीन, ये थी वो हमारी गेस्ट जो कि हम सब के लिए एक मिसाल हैं, और ऐसी खवातीन हैं सियासत में जो कि माशाल्लाह से हर जगह पे स्टैंड आउट कर सकती हैं, और ये तमाम तर ऐसी खवातीन जो जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, उन सब के लिए भी एक रोल मॉडल है। तो अभी हमें दीजिएगा इजाजत, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम आपको मालूम है अवामी मसाइल को मलूज़े खातिर रखे हुए हैं। ब्रेक से पहले हमने पेट्रोल के हवाले से बात की थी, अब आटा। एक जानिब तो पंजाब हुकूमत कह रही है कि जी हम डिजिटलाइज कर रहे हैं सिस्टम को ताकि इसकी नकलो हमल पर नज़र रखें, बेहतरी ला रही हैं, सिस्टमेटिक कर रहे हैं, प्राइसेस कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हैरत अंगेज़ तौर पर जो आटे की कीमतें हैं पंजाब में ख़ास तौर पर, इनमें इजाफा देखने में आ रहा है। जो एक्सेल लोड मैनेजमेंट है, इस कानून पर सख्ती से अमल दरामद शुरू के बायस जहाँ एक गाड़ी जाती थी वहाँ 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, जिस वजह से जो अखराजात हैं उनमें इजाफा
इजाफा हो गया है और गंदम महंगी होने के बायस जो आटे की कीमतें इसमें इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इस पर रिपोर्ट भी तलब की है, इज़हार बरहमी भी किया है और ये जो नर्ख है इसकी डेली रिपोर्ट तलब की है उन्होंने। मजीद इस हवाले से क्या हो रहा है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, दैन टैक्सेस का क्या रोल है इसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, इस पर जो टैक्सेस हैं वो क्या इम्पैक्ट करें और क्या एक बार फिर जो पंजाब की आवाम है कहीं आने वाले वक्त में उन्हें लाइनों में लग के तो आटा नहीं लेना पड़ेगा, जो पिछले कुछ अरसे में हमने एक सूरत हाल खुदा न खास्ता देखी थी। हमारे साथ रिजवान आसिफ साहब हैं, आज स्टूडियो में मौजूद हैं। यूजुअली हमें फील्ड से रिपोर्ट करते हैं लेकिन आज हमने कहा ज़रा मामला गंभीर है तो इनकी राय यहाँ पे लेते हैं, इनसे ज़रा पूछते हैं कि क्या ताज़ा तरीन है इनके पास। रिजवान साहब, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। क्या चल रहा है जी ये सिलसिला, क्यों आटे की कीमत बढ़ने जा रही है? जब पंजाब की नई हुकूमत वजूद में आई है तो आर्जी तौर पर आटे की कीमतों में कमी आई और वहाँ बड़े खुश हो गए थे कि अब ये कमी है जारी रहेगी। लेकिन गुज़िश्ता एक माह के दौरान वफाकी सतह पर, पंजाब की सतह पर ऐसे इकदाम हुए हैं जिससे कि आटे की कीमत जो है दोबारा ना सिर्फ बढ़ना शुरू हो गई है बल्कि ये अंदेशा ही पैदा शुरू हो गया है कि कहीं दोबारा से किल्लत ना पैदा हो जाए। इसके जो आटे के मामला हैं इसमें 3 बुनियादी इशूज़ हैं। पहला तो जो आपने फरमाया कि एक्सेल लोड है, एक्सेल लोड का इशू है। उसके साथ साथ फाक ने नए बजट में जो है विद होल्डिंग टैक्स का नफाज कर दिया जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है, जिससे कि आटे की थैले की कीमत जो है वो 20 रुपए से लेकर 120 रुपए तक इजाफा हो सकता है। इससे पहले कभी नहीं था? इससे पहले कभी भी आटे के ऊपर जो था टैक्स नहीं लगाया गया था। अच्छा। और तीसरा जो है वो पंजाब हुकूमत के अपने इकदाम हैं जिसमें वो कह रही है कि हमने प्राइवेट आटा जो है उसकी कीमत मुकर्रर करनी है। ये भी माजी में कभी भी 76 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सूबाई हुकूमत जो है वो निजी आटे की कीमत मुकर्रर करे, क्योंकि हमेशा हुकूमत जो उस वक्त कीमत मुकर्रर करती है जब सरकारी गंदम का इजरा करती है और पंजाब में सरकारी गंदम का इजरा बंद है। अजय हम बात करें तो एक्सेल लोड की जो बात है, एक्सेल लोड पिछले 2 साल से लागू है पूरे मुल्क में, लेकिन पंजाब में इसका नफाज नहीं हुआ था। ठीक है। ठीक है। अब पंजाब में 1 माह पहले जो हमारे आईजी पंजाब हैं उन्होंने एक लेटर जारी किया जिसमें कहा गया है कि एक्सेल लोड जो है मुकर्ररा उसके ऊपर सख्ती से अमलदरमद किया जाए और जो जायद वजन लेके जा रहे हैं उनके ऊपर जो है पर्चे दिए जाए, मुकदमा किए जाए। अब हमारा मामला ये है कि लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला और बाकी जो शहर हैं ये डेफिसिट इलाके हैं जहां पर गंदम कम पैदा होती है, खासतौर पर लाहौर, रावलपिंडी में। वहां की जो फ्लोर मिल्स हैं उनका तमाम इन्हसार जो है जनूबी पंजाब से आने वाली गंदम के ऊपर होता है और डे टू डे योमिया बुनियाद के ऊपर गंदम आती है। अब एक मिल जो है उसको रोजाना की औसत बात करें तो 15 से 20 गाड़ियां गंदम की चाहिए होती हैं रोजाना अपनी ग्राइंडिंग के लिए। अब जो गाड़ियां 20 गाड़ी गंदम लेके आती थी अब उसके लिए 40 गाड़ियां दरकार हैं जो कि हमारे पंजाब में से मौजूद भी नहीं है। जो ट्रांसपोर्ट का शोबा है उसकी भी एक लिमिट है, उसकी भी एक मुकदार है। अब हो ये रहा है कि गाड़ियां कम हुई हैं तो उसके साथ ही किराए जो हैं वो बेतहाशा बढ़ गए हैं। अगर 700 रुपया डिमांड ज्यादा है, गाड़ियां कम है, किराए बढ़ गए। ठीक है। अगर हम जो भी पंजाब गला मंडी को देखें ना तो गला मंडियों में ढेर लगे हुए हैं गंदम के, बोरियां भरी पड़ी हैं लेकिन उन्हें लोड करने के लिए गाड़ियां मौजूद नहीं है। ये तो इंटायरली मिसमैनेजमेंट है। मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए था पंजाब हुकूमत को कि यकदम जो है ये नाफज ना करते, ये एक महीने या 2 महीने का एक ऐलान करते कि हम 2 महीने बाद, 1 महीने बाद जो है एक्सेल लोड जो है इसको लागू करने जा रहे हैं। जो ट्रांसपोर्टर्स जो है और जो कि इंडस्ट्रीज हैं वो अपना अपना सिस्टम जो है उसके मुताबिक लाइन अप कर लें। इसका तरीका ये होता कि ट्रांसपोर्टर जो है वो फ्लोर मिलों के साथ बात करते, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट होती, जो कराची जा रही हैं गाड़ियाँ उनकी तादाद कम की जाती, इवन के 1 महीने के दौरान अच्छे ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अपनी गाड़ियों की तादाद में इजाफा भी कर सकते थे, नई गाड़ियां भी बना सकते थे। क्योंकि जो माल बर्दार गाड़ी होती है इसका कोई इतना ज्यादा नहीं बनाने में टेक्निक नहीं होती, चेसी के ऊपर एक ढांचा खड़ा करना होता है उन्होंने, ठीक है ना जी। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। इस वक्त पंजाब में एक्सेल लोड की बुनियाद पर 100 से ज्यादा मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जा चुके हैं। फ्लोर्स मिल जो है वो इंतहाई शदीद परेशानी का शिकार है क्योंकि गंदम जो है वही नहीं आएगी तो आटा मार्केट की डिमांड के मुताबिक कैसे तैयार होगा। तो हम इस पे ये एक्सपेक्ट करें, ये अगर मामला सॉल्व नहीं होता तो फिर दोबारा से आटे की लाइनें हम देख सकते हैं, पंजाब के अवाम लाइनों में लग सकते हैं। सिर्फ एक्सेल लोड डिमांड कम हो जाएगी। एक्सेल लोड का इशू के साथ साथ जो बाकी जो 2 इशूज आपस में ज्वाइंट हो गए हैं, 3 इशूज बुनियादी तौर पर आपस में मिल गए हैं। इससे ये लग रहा है कि अगर हुकूमत ने वफाक और पंजाब ने बर वक्त इसके ऊपर दुरुस्त फैसले ना किए तो शायद हम पंजाब में दोबारा से ना सिर्फ आटे की शदीद किल्लत देखें बल्कि फ्लोर मिल्क इंडस्ट्री और हुकूमत के दरमियान एक महाज राय भी होगी जिसका तमाम खमियाजा जो है वो आवाम को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ना हुकूमत को फर्क पड़ना है ना इंडस्ट्री को फर्क पड़ना है। फर्क पड़ना है उस आवाम को, उस आदमी को जिसने कि आटे का थैला लेने के लिए 10 दुकानें फिरनी है और फिर जाके। मेरे पास टाइम कम है, जरा क्विकली हमें ये जो विदहोल्डिंग टैक्स फिनोमेनन है इसके बारे में आपने थोड़ा सा बात की, ये क्या पंजाब में भी लागू हो रहा है? और पंजाब का तो टैक्स फ्री बजट था ना बकौल हुकूमत के, और अगर विफाक का ये है तो इसका क्या इंपैक्ट आप देख रहे हो? क्या इस पे कोई पेशरफ्त मुतवक्के है कि हो सकती है? पाकिस्तान की तारीख में कभी भी आटे के ऊपर टैक्स नहीं लगा किसी किस्म का, ठीक है ना। ये पहली दफा हुआ है कि वफाकी हुकूमत ने अपने बजट में
ये विद होल्डिंग टैक्स आयद किया है। बेसिकली ये बराह रास्त आटे पे ही लगा। ये जो रिटेलर टैक्स लगाया गया उस रिटेलर टैक्स के अंदर ही आटा भी जो है उसके अंदर जिद में आ गया है। इस वक्त जो है जो नया कानून बना है, नया फाइनेंस बिल है, इसके तहत जो फ्लोर मिल है वो अपना सालाना टर्नओवर जो थी वो देती थी 0.25 0.25%, उसको बढ़ाकर कम से कम 1.5% और ज्यादा से ज्यादा 5.5% कर दिया गया टर्नओवर। इसके साथ साथ पहली दफा जो है जो फ्लोर मिल का डीलर है, आटा डीलर जिसको सप्लाई करते हैं वो आगे से डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। अगर तो वो फाइलर है तो उसके ऊपर 0.10% टैक्स होगा और अगर वो नॉन फाइलर है तो उसके ऊपर 2% होगा। अब उसके साथ साथ जो आगे गुना ज्यादा, कई गुना ज्यादा, उसके साथ साथ जो परचून फरोश है, जो रिटेलर है, जो गली मोहल्लों के दुकानदार भी हैं, उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है। अगर तो वो फाइलर है तो उसके ऊपर होगा 0.5% और अगर वो नॉन फाइलर है तो 2.5% होगा। जारी बात है वो टैक्स जो हुकूमत को दे रहा है वो उसने आपकी और मेरी जेब से निकालना है। ये सारा कुछ जो हो गया, इसके साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि जो दुकानदार होते हैं, जो डीलर होते हैं, उनकी अक्सरियत जो होती है वो इतनी तालीम याफ्ता ना ख्वानदा नहीं होती उनकी, जो है ना इतनी ज्यादा, वो कैसे टैक्स भरेंगे, कैसे देंगे। और सबके लिए हुकूमत ने फ्लोर मिल्स को टैक्स कलेक्टिंग एजेंट मुकर्रर कर दिया कि आपने फ्लोर मिल ने जो है डीलर से और दुकानदार से आटा लेना है। वो उन्होंने कहा कर दिया कि हमने तो देना नहीं है। अब फ्लोर मिल ने कल पूरे पाकिस्तान के फ्लोर मिल मालकान जो है लाहौर में जमा हो रहे हैं इसी विद होल्डिंग टैक्स के मामले के ऊपर, और ये इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि वो हुकूमत को कुछ दिन का मोहलत देंगे कि टैक्स वापस लिया जाए, नहीं होता तो फिर एक बहरान की जानिब हम बढ़ रहे हैं। अगर इसको अभी मैनेज ना किया गया बहरानी कैफियत हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली ऐसी सूरत हाल बन रही है और हम तो आगाह कर सकते हैं। रिजवान साहब काफ़ी अरसे से उनकी बीट है, इस पे काम करते हैं, तो वही कह रहे हैं कि अगर इस सूरत हाल पे इस वक्त इक़दाम ना किए गए, एक्सेल लोड को मैनेज ना किया गया, कीमत मजीद ऊपर जाएगी, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो जाएगी, तो मसला ज़्यादा ख़राब हो सकता है। आपको आगाह रखेंगे हम इसके ऊपर। रिजवान साहब वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब इंतखाबात हुए हैं यूके के अंदर, आपको मालूम है, मुसलसल इस पे आपको आगाह रखे हुए हैं और ये कबल वक्त इंतखाबात का ऐलान किया गया था कंजर्वेटिव पार्टी की जानिब से, जिसका नुकसान उनको हुआ है और नुकसान बहुत शदीद हुआ है। इस वक्त लेबर पार्टी ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन इंतखाबात को जीत चुकी है। कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप में ऋषि सोनक ने इस शिकस्त को तस्लीम भी किया है। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इसकी बुनियादी वजूहात क्या है, हमने कहा एक कॉम्प्रीहेंसिव एनालिसिस आपके सामने रखते हैं। हमारे साथ आरिफ अनीस साहब सीनियर सहाफ़ी यूके से मौजूद हैं और थैंक्स टू हिम कि वो अभी एक फ़्लाइट से वापस आए और हमने उनको इंगेज किया। हमने कहा ज़रा बात कर लेते हैं, क्विकली ज़रा पूछ लेते हैं कि क्या ताज़ा तरीन है उनके पास बरतानिया को लेकर। थैंक यू वेरी मच आरिफ फॉर जॉइनिंग अस। आई होप आप ठीक ठाक हैं। बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग हम सरप्राइजिंग एज वेल। आई मीन इतना बड़ा मार्जिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जिस तरह से आया है। क्या आप बीइंग इन इंग्लैंड आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये रिजल्ट्स आएंगे जो आए हैं इस वक्त? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। जी आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा। ये किसी हद तक उन लोगों के लिए हैरान कुन रिजल्ट्स हैं जो कि बरतानिया के मंजरनामे पे ज्यादा नजर नहीं रखे हुए थे, लेकिन हम सब लोगों के लिए ये ज्यादा हैरान कुन नहीं है। उस रीजन ये है कि कंजर्वेटिव पार्टी 2009 से 15 साल हो गए बरसर इक़्तिदार थी और आपके इल्म में है कि कोई भी पार्टी या एक इवन आप कहें कि कोई शहजादा या कोई रॉयल खानदान का फर्द भी 15 साल से ज्यादा टाइम गुजार जाए, बड़ा वक्त हो जाए। जबकि यहाँ पे हमें 5-6 इंतखाबात और उनमें मुसलसल कामयाबी, कभी मार्जिनल, कभी कम, कभी ज्यादा, कंजर्वेटिव पार्टी, ये टोरी पार्टी जिसे कहते हैं, वो होती रही और फिर भी बरसर इक़्तिदार रही। और 15 साल बहुत बड़ी मुद्दत होती है, कम से कम 1-2 जनरेशन को अपने साथ राजी करने में या नाराज करने में। ठीक है। तो हमें लगता था कि किसी भी सूरत में ये तब्दीली जरूर आएगी, लेकिन ये तब्दीली से ज्यादा थ्रैशिंग है। जिस तरीके के वोटर ने अपने गुस्से का इजहार किया, और उसकी रीजन ये है कि पिछले 15 साल में बड़ी 3-4 ऐसी इनकलाबी तब्दीलियां आई हैं बरतानिया के अंदर जिन्होंने वोटर को बहुत ज्यादा अपसेट किया। लाइक ब्रेक्जिट आपके इल्म में है। ब्रेक्जिट जो है जब हुआ तो एक तरह से बरतानिया पूरे यूरोपियन यूनियन से कट गया और फिर एक तरह से एक नए बरतानियावी नेशनलिज्म का जन्म हुआ। फिर उसके बाद फिर कोविड आया, कोविड के बाद बहुत से क्राइसिस आए, फिर आपके इल्म में यहाँ पे लीडरशिप क्राइसिस बढ़ा रहा। जी जी जी। 2-3 प्राइम मिनिस्टर्स जो थे उन्होंने रिजाइन किया, उसके बाद वापस आते रहे। तो अब लगता यह है कि बरतानिया जो वोटर था वो थक गया और उसने फाइनली कहा कि अब किसी भी सूरत में टोरीज को मजीद सफर नहीं करना है, और उसका हमें जो नतीजा नजर आया, ये एक हिस्टोरिक जरूर है कि कभी भी कंजर्वेटिव पार्टी को इतनी बड़ी शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा।
वाइप आउट ही हो गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, तो दूसरी जानिब अब हम अब से कुछ देर पहले जो सर केयर स्टार्मर हैं उनकी हम बातें सुन रहे थे। उन्होंने अपनी जब विक्ट्री स्पीच दी, उन्होंने कहा कि अब हम चेंज पे काम करेंगे, हम रीबिल्ड करेंगे और ये ओवरनाइट नहीं होगा, हमें इसके लिए काम करना पड़ेगा। कौन से ऐसे की स्टेप्स हैं जो कि आपके ख्याल में अब लेबर पार्टी को इमीडिएटली लेने होंगे, और क्या हम दोबारा से एक्सपेक्ट करें कि ये ब्रेक्जिट खत्म होगा एंड दे विल बी पार्ट ऑफ यूरोपीय यूनियन एज वेल वंस अगेन? जी, ये तो शायद कभी ना होने पाए, क्योंकि ब्रेक्जिट जो है वो बरतानवी जो आईन है, जो मैग्ना कार्टा है, जिसके तहत जो भी आपको पता प्रिंसिपल है जिसपे पूरा ये मुल्क रन किया जाता है, उसके हवाले से तो किसी भी पार्टी ने ये कैंपेन नहीं चलाई कि ब्रेक्जिट खत्म हो जाएगा या हम बरतानवी पार्लियामेंट इसमें यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर वापस आ जाएंगे। तो ये टोटली नॉन एग्जिस्टेंट था, ये कोई भी नहीं कर सकेगा। हाँ, ये जरूर है कि सिर्फ में कोई पेशकदमी शुरू करके अगले इलेक्शन में इसको कोई कैंपेन बनाया जा सकता है, ठीक है, जिसका इस वक्त कोई इम्कान नहीं है। वो कह सकता है इमिग्रेशन के हवाले से कुछ चेंजेस हैं। इमिग्रेशन पे जो लेबर पार्टी है, इसका हमेशा से एक जो स्टांस है वो कंपैरेटिवली सॉफ्टर रहा है, और लगता यह है कि अभी हाल ही में पिछले 4 से 6 महीने में इमिग्रेशन के हवाले से काफी शदीद पाबंदियां देखने में आई। फिर आपने रवांडा का सुना होगा कि उन्होंने कहा कि जो लोग असैलम पे अप्लाई करेंगे हम रवांडा भेज देंगे। 3-4 साल बड़ा ये मुतनाज़ा है ये सिस्टम रहा। लगता है कि लेबर पार्टी ने रवांडा प्लान जो है वो खैर वैसे भी वो आगे नहीं बढ़ सका, वो बिल्कुल मुस्तरद हो जाएगा। साथ ये कि जो पाकिस्तान या डेवलपिंग कंट्री से आने वाले लोग हैं उनके लिए कंपैरेटिवली फ्रेंडली पॉलिसीज होंगी। अच्छा। साथ NHS एक ह्यूज इशू है, नेशनल हेल्थ सर्विस, ये अगर समझें तो शायद ये सबसे बड़ा इशू रहा पिछले 15 साल में ऑस्टेरिटी मेजर्स की वजह से। इसमें बहुत से ब्रेक डाउन आए। यहाँ पे आप अंदाजा कीजिए कि 6 महीने से लेके 12 महीने 18 महीने तक लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लेने के लिए, और तिब्बी सहूलियात की वजह से। मुझे ये लगता है कि लेबर सबसे पहले जो इनकलाबी इक़दाम होगा वो NHS को मखसूस फंडिंग से बहुत ज्यादा फंडिंग प्रोवाइड करने का है, ताकि वो जो लाइन है उनको कट डाउन किया जा सके। उसके अलावा कुछ जौहरी तब्दीली जिसे कहें, वो इस सारे मामले में हमें आती हुई दिखाई नहीं दे रही। ठीक है। ये चेंज से ज्यादा ये एक जो थकावट है उस पर लड़ा गया इलेक्शन है, जिसमें 15 साल एक मखसूस गवर्नमेंट जो है, मखसूस जो पार्टी थी बरस इक़्तिदार रही, और फिर वोटर इतना थक गया। ठीक है। कहा ये भी जा रहा है आरिफ के जो फॉरेन पॉलिसी फ्रंट है इसके ऊपर भी बड़ी कन्फ्रंटेशन रही अवाम और कंजर्वेटिव्स की, और ख़ास तौर पे जो रफ़ा इशू था इसमें लंदन में बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, बट लोगों को डिजायर्ड रिस्पांस नहीं मिला फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड दैट वाज वन ऑफ द की रीजंस दैट पीपल हैवंट ट्रस्टेड कंजर्वेटिव्स दिस टाइम। तो आप इस पे क्या राय रखते हैं? जी, ये एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट था। मुस्लिम वोट या जो गजा के हवाले से जो कुछ भी हमने पिछले बड़ा रूह फरसा मनाज़िर देखे, इसने बहुत बड़े हद तक अपसेट किया दोनों पार्टीज को, और पीपल वर रियली अनहैप्पी। और यहाँ पे पीपल सिर्फ मुसलमान नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि हर वो इंसान जिसका दिल इस सारे साने पे बहुत ज्यादा अफसरदा था, वो बहुत ज्यादा इस पर डिसअपॉइंट हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जो उनकी पार्टी कोई ऐसा स्टैंड नहीं ले सकी इस पर क्लियर कट अमन की तरफ पेशकदमी हो सके। और सच्ची बात यह है कि ये लोग जो हैं जिसका क्या मुसलमान या फिर आम वोटर्स, वो लेबर पार्टी से भी ज्यादा खुश नहीं थे, बल्कि बहुत हद तक ब्रेक डाउन इसके अंदर हुआ। मुसलमान वोट दे लेफ्ट देम, और वो लिब डेम की तरफ गया, रिफॉर्म की तरफ गया, क्योंकि उन्हें लगा कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल चुप है, किसी भी आलमी फोरम के ऊपर वो सारी इंसानी सानिया के हवाले से पेशकदमी नहीं कर पाई। लेकिन एक मैसेज बड़ा जरूर किया है। आई थिंक दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज मुसलमान वोटर आज तक यूके में भेज है, और एक बड़ी तकवीयत है मेरे ख्याल में जो पैलेस्टीनियन तहरीक है चल रही है, इसको भी एक बड़ी मूवमेंट को बड़ी तकवीयत है कि इतना बड़ा रिजल्ट आया और उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। अच्छा, जो माशी नुक्ता निगाह से बहुत सारे लोगों का कंसर्न है, आपने कहा कि जो एक्सपैट्स हैं उनके हवाले से पॉलिसीज़ में या इमिग्रेंट्स हैं कुछ तब्दीली आ सकती है। लोगों का जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है वहाँ पे, रेंट्स बहुत ज़्यादा है। लंदन इटसेल्फ या जो भी बड़े शहर हैं वो तो बहुत ही महंगे हैं, वी ऑल नो समहाउ, हम कहीं ना कहीं सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं और इसका असर आता है क्योंकि हमारी फैमिलीज़ के लोग हैं वहाँ पे। तो क्या तब्दीली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपने मेंशन किया, लेकिन मैं चाहता हूँ ज़रा फर्दर इसको एलेबोरेट करें आप। जी, अगर आप इसको समझना चाहें तो यहाँ एक वर्ड यूज किया जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है पिछले 3 साल के अंदर पोस्ट कोविड जो है वो कम से कम 18 से 35%। जी आरिफ,
आरिफ, वी लॉस्ट योर ऑडियो। आपको मेरी आवाज आ रही है? आरिफ अनीस हमारे साथ मौजूद है। आरिफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज जी आ रही है। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस की बात आप कर रहे थे। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस ने बहुत हैवीली इम्पैक्ट किया और उस वजह से कहा जाता है तकरीबन कोई 25 से 35 मिलियन अफराद मुतासिर हुए हैं। और वो कहते हैं कि यहाँ पे खैर गुर्बत के हवाले से तो कंपैरेटिवली हालात बेहतर है, लेकिन काफी हद तक उसने गुर्बत की जो भी डेफिनेशन थी वहां तक उसको धकेल दिया। उस वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, एक सोशल ब्रेकडाउन हुआ और बहुत से लोग मेंटल जिसे हेल्थ एपिडेमिक कहते हैं उसका शिकार हुए। NHS का ब्रेकडाउन हुआ। कॉस्ट ऑफ क्राइसिस के हवाले से हमें लगता है कि लेबर इमीडिएटली कुछ ना कुछ विद इन फर्स्ट 100 डेज कुछ ना कुछ ऐसा करेगी। इमीडिएटली कुछ ना कुछ उसके सामने। ठीक है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस ऑल द वे लाइव यूनाइटेड किंगडम। और अपना तजिया हमारे सामने आरिफ अनीस साहब रख रहे थे। जो नंबर्स हैं वो इस वक्त बता रहे हैं कि तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त जो सीट्स हैं वो लेबर पार्टी के हिस्से में आई हैं। कंजर्वेटिव पार्टी को रिजेक्ट कर दिया है वोटर ने। और उसके बाद जो विक्ट्री स्पीच है उसमें सर कियर स्टारमर जो कि एक्सपेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं इंग्लैंड के, इनफैक्ट यूनाइटेड किंगडम के, उनका ये कहना है कि हम तब्दीली लाएंगे। वो तब्दीली कितने दिनों में आती है और कैसी आती है इस पर हम बात करते रहेंगे। वीडियो का शॉर्ट ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। क्विकली मैंने आपकी कुछ मेहमानों से मुलाकात करवानी है। कल कोक स्टूडियो का एक और गाना रिलीज हुआ। इट्स टाइटल वाज मेहमान एंड इट वाज फीचरिंग निज़ाम दुरवली फ्रॉम वजीरिस्तान। और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, बहुत ही क्रिएटिव किस्म का काम हुआ है। मैंने अभी सुना गाना, मेलोडी बहुत अच्छी है, लिरिक्स बड़े इंस्पायरिंग है। इस वक्त निज़ाम जो कि एक नए आर्टिस्ट हैं, उर्दू कम बोलते हैं और पाकिस्तान के रिमोट एरिया से हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमने कहा ज़रा उनसे बात करते हैं और आपका तारुफ कराते हैं। अब तो ये स्टार बनने को बिल्कुल तैयार है, जो कि गाना रिलीज़ हो चुका है। इनके साथ इनके मैनेजर कम जिनकी सपोर्ट इनको हासिल है, जो इनको मंजर आम पर लाए, अबरार, वो भी मौजूद हैं। तो हम इन दोनों मेहमानों से बात करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच अबरार एंड निज़ाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है आप लोग? थैंक यू जी, बिल्कुल हम ठीक ठाक हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। चूंकि मैं बता चुका हूं कि निज़ाम उर्दू कम बोलते हैं। निज़ाम थोड़ा सा, लेकिन हम चाहेंगे आप बताएं कैसा लग रहा है आपको, कैसा तजर्बा रहा आपको? कुछ बताइए हमारे देखने वालों को अपने काम के बारे में। से समथिंग। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बहुत मजा करते हैं। ठीक है। अबरार, आप बताइए कैसा ये कोक स्टूडियो का जर्नी था, ये कैसे हुआ और कैसे निज़ाम पहुंचे कोक स्टूडियो तक? हाउ इट हैपेंड? I would begin by a little correction. Nizam is basically from Swat. अच्छा, from Swat के इलाका है bahrain के एक बहुत ही खूबसूरत मेडो टिप्सी बांध से इनका ताल्लुक है। ओके। और वो एक मैजिकल है। और आपने देखा होगा कि गाने का जो लास्ट पार्ट है वो एनिमेशन बिल्कुल टेप सी बांध के सारी जो हमने शॉट्स वगैरह लिए थे वो इसी को देख के बनाई गई है। अच्छा। इतना ही मैजिकल एक हेवनली जगह है जिसके बारे में दुनिया को बहुत ही कम पता है। लेकिन हम दोनों की एक ही लैंग्वेज है जिसको तुरवाली कहते हैं और अम्ब्रेला टर्म इस जबान का है कोहिस्तानी। अच्छा। और ये जो है ये तकरीबन सिर्फ 1.5 लाख लोग, पूरी दुनिया में सिर्फ 1.5 लाख लोग ये जबान बोलते हैं। ओके। और हम अपने इलाके को प्रमोट करने के लिए बेल्जियम से हमारे कुछ दोस्त हैं, उनको इस इलाके लेके गए जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है। उस एनिमेशन से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उस एनिमेशन में उस लेवल की जगह है। तो वहां पे पहुंच के निज़ाम ने एक बहुत ही जुर्रत का मुजाहरा करके और कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करके नर्वस नहीं हुआ और वो वहां पे पहुंचा। हमें उन्होंने पहली दफा तुरवाली जबान में रो जिसे कहते हैं वो सुनाया और रो में उन्होंने मतलब दर्द हमें एक्सप्लेन किया। लेकिन वो जो अंदाज से वो रो गुनगुना रहा था, सुना रहा था, वो जो रो है वो बहुत ही पुराना, मतलब हिस्टोरिकली ये टोन इस यहाँ पे यूज हुआ है। अगर आपको तुरवाली का थोड़ा मैं आइडिया दूं तो गंधारा सिविलाइजेशन का अगर किसी ने नाम सुना है तो तुरवाली इज बेसिकली गंधारा सिविलाइजेशन। और स्वात के जो इंडिजिनस लोग हैं 2000-3000 साल से जो स्वात में रह रहे थे वो है तुरवाली और कोहिस्तानी लोग। तो निज़ाम का ये एजाज है कि ये वो पहले शख्स है, एक तो स्वात के पहले शख्स है जो कि कोक स्टूडियो में और इतने बड़े प्लेटफॉर्म में हमारी पूरी कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और ये कोहिस्तानी और तुरवाली कम्युनिटी के भी पहले शख्स हैं जो इतने बड़े लेवल पे हमें
और इसमें दो सर्विसेज बहरहाल ये भी हुई हैं, एक तो कोहिस्तानी ज़बान को आपने सर्व किया है, दूसरा वो उस पुराने स्टाइल को प्रिजर्व कर लिया गया है अगर ये गा रहे हैं उसको, और फिर आगे ओब्वियसली लोग इसको कॉपी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आप बिल्कुल, इसमें इस गाने की सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो पुराना स्टाइल है, वो सबसे पुराना इंडिजिनस स्टाइल, जिस स्टाइल से ये आज तक गुनगुनाया जा रहा था। अब राजू के टाइम कम है, मैं क्विकली चाहूंगा अगर वो थोड़ा सा कोई 1 मिनट के अंदर सुना देने कहें कि वो जरा 1-2 बोल हमें सुना दें अगर। वाह 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 वाह, अच्छा वो एक माहौल ही बन जाता है ना, एक ऐसा एक फिजा कायम हो जाती है, क्योंकि जितनी भी सकाफती चीज़ें हैं और उसका एक अपना इम्पैक्ट डेफिनेटली होता है। अबरार, आप बिल्कुल, टाइम मेरे पास कम है, फ्यूचर में आपके क्या इरादे हैं, कौन से ऐसे एवेन्यूज़ हैं जो कि आप समझते हैं निज़ाम जिस पे हमें नज़र आ सकते हैं, और कोहिस्तानी ज़बान की प्रमोशन के लिए मज़ीद क्या हो सकता है ताकि इसे ख़त्म होने से बचाया जाए? बिल्कुल जी, हमारा फ्यूचर में शॉर्ट अल्फाज में ये प्लान है कि हम इस इलाके को मजीद प्रमोट करें। वो जो आखिरी पार्ट, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो आखिरी पार्ट जो है वो इस इलाके की ब्यूटी को दिखाता है, और वो ये भी बताता है हमें कि आपको पता है कि हमारा इलाका सैलाब की वजह से बहुत ही ज्यादा तबाह बर्बाद हो गया, और सिर्फ हमें उससे पूरे हमारे इलाके के और लोगों को, इवन निजाम का घर भी उससे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ। तो अगर हम अपने इलाके का प्रमोशन करें, हम इनको बेहतर तरीके से रखें, गंदगी ना फैलाएं, क्लाइमेट चेंज को सीरियस लें, तो हम इस इलाके को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। और हमारी जो जबान है उसको मजीद प्रमोट करने के लिए हमारा ये प्लान है कि अभी तो इंशाल्लाह शुरुआत है, हम चाहते हैं कि इसको हम स्पोर्ट्स के मैदान में भी लेके जाएं। राइट। अबरार, आपकी बहुत बड़ी सर्विस है, इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में हम जरूर आपके साथ बैठेंगे, निज़ाम के साथ बैठेंगे, जब भी लाहौर आए हमारे स्टूडियोज में आए आप, ताकि हम आपसे दोबारा तफसीलन गपशप करें। इस वक्त टाइम थोड़ा सा कम था। थैंक यू वेरी मच निज़ाम तुरवली और मोहम्मद अबरार। सवात के इलाके बहरीन से इनका ताल्लुक है, उसकी खूबसूरत सी वादी है वहाँ से, और कोहिस्तानी ज़बान में उन्होंने ये गाना गाया है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 1.5 लाख लोग बोल रहे हैं। ग्रेट जॉब कुक स्टूडियो एंड अबरार, आपने प्रमोट किया अपने इलाके को, अपनी ज़बान को। इस नोट के ऊपर प्रोग्राम खत्म करते हैं। आप बेस्ट ऑफ देखिएगा हमारा, क्योंकि वीकेंड है, आपसे इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी।